स्टिमुलेट हो तो ये उस सिग्नल को आगे जो मोटर यूनिट के अंदर सिर्फ कुछ फाइबर्स भी हो सकते हैं एंड इवन 100 फाइबर भी हो सकते हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले आप 3 पार्ट देख चुके होंगे। तीसरे पार्ट में हमने डिस्कस की थी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो आपने रिकैप में भी देखी होगी। अब हम इसके आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे और आज हमारे डिस्कशन का मेन पार्ट होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को या मसल कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्ट करेंगे पॉजिटिवली और नेगेटिवली। हम उन सारे पॉइंट्स को या उन सारे फैक्टर्स को आज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हमारा एक फैक्टर है कैल्शियम अवेलेबिलिटी, उसके बाद एटीपी, टेम्परेचर, हाइड्रेशन, पीएच, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन, हार्मोनल एंड न्यूरोमस्कुलर फैक्टर्स, इंटेग्रिटी ऑफ एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग, हमारी मसल की लेंथ एंड लास्ट इज ट्रेनिंग एडेप्टेशन। हम इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इसके पीछे की साइंस और इसके पीछे का हर वो रीजन समझ आए जो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन को इम्पैक्ट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले के साथ, जो कि है हमारा कैल्शियम अवेलेबिलिटी। कैल्शियम अवेलेबिलिटी, आपने देखा होगा कि कैल्शियम जब हमारी नर्व सिग्नल, सबसे पहले नर्व में सिग्नल आता है, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से कैल्शियम निकलता है। वो कैल्शियम जाता है और वो कैल्शियम क्या करता है कि जो हमारे एक्टिन की बाइंडिंग साइट पे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन होता है, वो ट्रोपोनिन को वहाँ से हटाता है, साथ के साथ ट्रोपोमाइसिन भी वहाँ से हट जाती है। तो कैल्शियम का क्या रोल था? कैल्शियम की वजह से ही आपकी जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स हैं वो वहाँ से वैकेंट हो पाई, वो वहाँ से एक्सपोज हो पाई, जिसके बाद मायोसिन वहाँ पे आके उससे जुड़ा। अब अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, आपकी मसल में कैल्शियम अवेलेबल नहीं है, बॉडी में तो नहीं, मसल की बात करेंगे, क्योंकि ओरल और उसमें हम बाद में इस चीज़ में डीप जाएंगे कि ओरल और इसमें क्या डिफ्रेंशिएट होता है। तो अगर आपकी मसल में कैल्शियम की अवेलेबिलिटी लो है तो क्या होगा कि जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स हैं वो अच्छे से एक्सपोज नहीं हो पाएंगी। अब वो अच्छे से एक्सपोज नहीं हो पाएंगी तो वहाँ पे अच्छे से ज़्यादा मायोसिन बाइंड नहीं हो पाएंगे। ज़्यादा मायोसिन बाइंड नहीं होंगे तो आपके जो पावर स्ट्रोक्स हैं वो कम होंगे, यानी कि आपकी फोर्स आउटपुट कम होगी। और ज़्यादा आपकी कैल्शियम अवेलेबिलिटी होगी तो ज़्यादा आपकी एक्टिन बाइंडिंग्स, जो एक्टिन के साइट्स हैं वो एक्सपोज होंगी, ज़्यादा आपकी मायोसिन उससे अटैच होंगे और ज़्यादा पावर स्ट्रोक, ज़्यादा फोर्स जनरेशन होगी। तो इसका कुल मिला के सिर्फ एक लाइन में आप ये कह सकते हो कि मोर कैल्शियम मोर फोर्स एंड लेस कैल्शियम लेस फोर्स। ज़्यादा कैल्शियम होगा आपकी मसल में तो आप ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाओगे, कम कैल्शियम होगा तो आप कम फोर्स जनरेट कर पाओगे। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट था, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इज एटीपी। एटीपी आपको पता होगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। अब एडिनोसाइन का स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या यूज होता है, आप एक बार ये देखो। जिस टाइम हमारा मायोसिन, ये हमारा मायोसिन का हेड है, ये हमारी बाइंडिंग साइट्स है, तो जब यहाँ पे ये बाइंडिंग साइट से जाके एटीपी को हाइड्रोलाइज करके तब जाके एक्टिन पे जुड़ता है। अब ये वहाँ पे जुड़ तो गया, अब मान के चलो कि आपके पास एटीपी है ही नहीं, तो ये वहाँ से हट ही नहीं पाएगा, ये तो वहाँ पे जुड़ा ही रह जाएगा। आपकी मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में ही बाउंड हो गई। एटीपी होगा, एटीपी आप देखो, इस आप चौथी स्लाइड में देखो कि एटीपी ही आपके मायोसिन को वहाँ से हटाता है एक्टिन से और दूसरे पावर स्ट्रोक के लिए रेडी करता है। जब इस एटीपी को आपका मायोसिन, एटीपेज जो हमारे यहाँ पे एटीपी को ब्रेक डाउन या हाइड्रोलाइज करता है, वो एटीपेज करता है, वो एक एंजाइम है। जब वो एंजाइम इसको एटीपी को एडीपी और पीआई में तोड़ेगा तब आपका मायोसिन दोबारा पावर स्ट्रोक के लिए रेडी हो जाता है। अब अगर आपके पास एटीपी है ही नहीं तो क्या होगा? ऐसा केस होता है जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है। जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा उसकी बॉडी हार्डन होने लगती है, उसकी बॉडी की मूवमेंट्स बंद हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती हैं? वो इसीलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि उसके पास एटीपी नहीं रही, इसलिए उसकी मसल्स को मूव करना नामुमकिन हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में ही रह जाती है। क्योंकि जब आदमी जीवित था
तो ब्लड फ्लो हो रहा था, वो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग कर रहा था, तो उसके वहाँ पे एटीपी जा रही थी। अब वो सारा प्रोसेस तो हो गया बंद, तो अब वहाँ पे एटीपी है नहीं, इसलिए वहाँ पे जाके उसकी मूवमेंट बंद हो जाती है। तो एटीपी कितना ज़रूरी है, तो एनर्जी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके पास एटीपी ही होगी तो ही आपका मायोसिन रिलैक्स करके दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, या दोबारा फोर्स जनरेट कर पाएगा, जिसको हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं। समझ आई आपको ये बात? तो एटीपी इस तरीके से हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ज़्यादा एटीपी होंगे तो हमारे ज़्यादा साइकिल हो पाएंगे क्रॉस ब्रिजिंग के, मायोसिन एक बार वहाँ से एक्टिन से हटेगा, दोबारा अटैच होगा, दोबारा पीछे खींचेगा, तो कुल मिला के हमारी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन या ज़्यादा फोर्स आउटपुट हो पाएगी। एक चीज़ और है, एटीपी हमारे कैल्शियम रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। जो हमारा कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करता है, उसमें भी कैल्शियम, उसकी हैंडलिंग में भी इसका एटीपी का बहुत बड़ा हाथ है। तो मोर एटीपी हमारा फटीग रेजिस्टेंट होगी हमारी बॉडी, ज़्यादा एटीपी होने से हमें लंबे टाइम तक हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, या लंबे टाइम तक हम ट्रेनिंग कर पाएंगे। और जब लो एटीपी होगी तो हमारी जल्दी ज़्यादा फटीग, हमारी बॉडी ज़्यादा जल्दी फटीग करेगी, कैल्शियम की हैंडलिंग भी पुअर हो जाएगी, और जो हमारे रिपीटेड साइकिलिंग है, क्रॉस ब्रिजिंग साइकिल है, वो भी कम हो जाएगा। तो हमारी पावर जनरेशन या फोर्स आउटपुट भी कहीं ना कहीं हमारी जाके कम हो जाएगी। तो इसका टोटल और एंड रिजल्ट क्या निकला कि मोर एटीपी ग्रेटर फोर्स एंड फटीग रेजिस्टेंट, लो एटीपी लेस फोर्स जनरेशन एंड मोर फटीग। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब हम मूव करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। जो तीसरा पॉइंट था हमारा, वो था हमारा टेम्परेचर, यानी कि हमारा जो बॉडी का भी टेम्परेचर इसमें मान के चलेंगे, और एक बार सारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी इसी में कंसीडर कर लेते हैं। पहले पर अपने बॉडी के टेम्परेचर को लेके बात कर लेते हैं कि मान के चलो कि जब कोल्ड एनवायरनमेंट है, आप ठंडे एरिया में वर्कआउट करते हो, तो हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर थोड़ा लो रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वो। तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो हम एक्टिन और मायोसिन, जो हमारे थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट की बात हम कर रहे हैं, जिसके ऊपर सारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बेस्ड है, वो अच्छे से, वो कम फ्लेक्सिबल होते हैं और वो अच्छे से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाते। उस कम फ्लेक्सिबल होने की वजह से वहाँ पे ट्रोपोनिन भी कम फ्लेक्सिबल होता है, तो इस वजह से वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे स्लाइड नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ जो आपकी कैल्शियम की रिलीज है, जिस क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट था आपका नर्व सिग्नल आया तो कैल्शियम आएगा, कैल्शियम से ही तो स्टार्ट होगा। आपकी कैल्शियम की रिलीज और कैल्शियम की अपटेक, वो भी टेम्परेचर इम्पैक्ट करता है, वो उससे भी स्लो हो जाती है, टेम्परेचर लो होने से वो भी स्लो हो जाती है। तो अब जब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, तो जो आपकी वहाँ पे लो कैल्शियम की रिलीज और अपटेक थी, आपका एक्टिन मायोसिन के हेड्स फ्लेक्सिबल नहीं थे, अब वो भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, तो वो अच्छे से आप एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाएंगे। उनका जो पुल होगा वो एक स्ट्रोंगर पुल होगा, मोर फोर्स जनरेशन होगी, और साथ ही साथ आपकी कैल्शियम की हैंडलिंग भी वहाँ पे अच्छी हो जाएगी। तो ज़्यादा टेम्परेचर वार्म अप करने के बाद, जो टेम्परेचर बढ़ने के बाद, आप ज़्यादा अच्छे से फोर्स जनरेट कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से आप ट्रेन कर पाओगे। ये यहाँ पे टेम्परेचर का है। अब ऐसा भी नहीं है कि टेम्परेचर, कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए और आप वर्कआउट करते रहो और आपकी एफिशिएंसी सिर्फ बढ़ती ही चली जाएगी। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या है कि जब एक्सेस टेम्परेचर हो जाता है, मान के चलो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो उस केस में भी दिक्कतें ही आती हैं। वो चीज़ भी आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको गिराता ही है। आप ये इस वीडियो में कैसे गिराता है उसके लिए आपको मैं बताता हूँ। पहली चीज़ है कि एक्टिन मायोसिन हेड्स डीनेचर। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जो आपके मायोसिन के हेड्स हैं जो एक्टिन पे बाइंड करते हैं, वो उनकी डीनेचर हो जाते हैं। उनके ऊपर एक प्रोटीन होता है, वो डीनेचर हो जाता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। अब वो मायोसिन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो वो एक्टिन से अच्छे से अटैच नहीं हो पाएगा। अब एक्टिन से अच्छे से अटैच नहीं हो पाएगा तो आपकी फोर्स जनरेशन वैसे ही कम होगी, आपकी कॉन्ट्रैक्शन वैसे ही कम होगी। उसके साथ साथ जो आपकी लीकी मेम्ब्रेन जो होती है, जो आपका कैल्शियम है, जो मेम्ब्रेन्स आपके कैल्शियम को होल्ड करके रखती हैं, वो अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर पाती। आपके उसमें बार बार कैल्शियम, ज़्यादा एक्सेस कैल्शियम रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी एक्टिन की साइड्स ओवर एक्सपोज होती रहती हैं।
अब वो एक तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं हो रही, आपके बॉडी में, आपके मसल्स में कैल्शियम भी ज़्यादा आ रहा है, तो अब जैसे भी रिलीज हो रही हैं उस चीज़ को लेके मायोसिन चाहे अच्छे से अटैच हो पा रहा हो या नहीं हो पा रहा हो, उसके साथ साथ आपकी एटीपी भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि उसको आपके मायोसिन को अटैच होने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, वो तो आपकी एटीपी है ना, उसको रिलैक्स कराने के लिए, अटैच कराने के लिए, जब वो एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा तो आपकी एटीपी भी ज़्यादा आएगी, तो आपकी फास्टर एटीपी ब्रेक डाउन होगा। तो इसीलिए आप देखो ये सारा एक दूसरे कनेक्टेड है, तो इसीलिए जब बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर में आप वर्कआउट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी फटीग हो जाते हो, बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हो। तो बेस्ट टेम्परेचर जो बोला गया है वो बोला गया है 30 से कहीं 37 डिग्री के बीच, कि जिसमें आप आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी और आपके बाहर का टेम्परेचर ना होगा तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपका वर्किंग एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बेटर रहेगी। और इवन एक स्टडी तो ऐसी भी थी, उसमें एनवायरमेंटल टेम्परेचर को लेके बोला गया था कि मान के चलो कि आप कहीं वर्कआउट करो, वहाँ का सराउंडिंग आपका आसपास का एरिया लेस देन 10 डिग्री है। अब जब लेस देन 10 डिग्री है तो आपके मसल का आउटपुट जो है वो बहुत कम है। जब वो टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर चला गया, 30 डिग्री से ऊपर चला गया, तो जो आपका पावर आउटपुट है वो नियरली डबल हो गया, पावर आउटपुट है वो नियरली डबल हो गया। आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, कि आप कहीं तो मान के चलो सिर्फ 10 केजी खींच पा रहे थे, आप थोड़ा टेम्परेचर चेंज हुआ तो अब आप कहीं पे 20 केजी के आसपास या 17-18, नियरली डबल की बात है ना, तो आप इतना वेट पुश या पुल कर पा रहे हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर प्ले करता है आपका टेम्परेचर। तो अब चलते हैं हम अपने फोर्थ टॉपिक पे, जो कि है हमारा जो फोर्थ फैक्टर जो हमारे इसको इम्पैक्ट करेगा, वो है हमारा हाइड्रेशन। सब बोलते हैं कि जिम में जाओ तो अगर अच्छे से हाइड्रेट नहीं होगे तो आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी, ये हो जाएगा, पर क्यों होगा वैसा? ऐसा कोई बता ही नहीं रहा है यार कि हाइड्रेशन कहाँ इंपॉर्टेंट है, कैसे हाइड्रेशन को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहले आप ये देखते हैं कि हमारे पास जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट, बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं। हमारे पास सोडियम है, हमारे पास पोटेशियम है, हमारे पास मैग्नीशियम है, हमारे पास क्लोरीन है, हमारे पास कैल्शियम, ये हमारे मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स है ना। ये आपने सब ने सुना होगा कि हम आजकल तो इलेक्ट्रोलाइट के सप्लीमेंट भी इतने लोग बेच रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट के सप्लीमेंट से ही सब कुछ हो रहा है। हाइड्रेशन जरूरी है। अगर नॉर्मल आदमी जिसको अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए नॉर्मल पानी ही मोर देन एनफ है, वो हाइड्रेट कर देगा उसको, तो उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब बात कर लेते हैं, हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं, कि ये हमारे मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो जब क्या है, जब हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रेशन अच्छी नहीं होती, हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी पे क्या होता है, सबसे पहला जो हमारा कोई भी मसल वर्क करती है, तो सबसे पहले वर्क कैसे करती है कि हमारा जो माइंड है वो हमारे मोटर न्यूरॉन के पास सिग्नल भेजेगा, वहाँ से हमारे मोटर न्यूरॉन हमारी मसल में सिग्नल भेजेगा, सिग्नलिंग से स्टार्ट करती है ना, तो उस सिग्नल को बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल, उस सिग्नल को बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल का मतलब हो गया कि आपकी उस नर्व से आपकी मसल ट्रिगर हुई, वो सिग्नल आया, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, अब ये चीज मैं आपको दिखाता हूं बाय डायग्राम। हमारे पास आयंस एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे की तरफ, आयंस एक्सचेंज होते हैं। और आप यहाँ पे ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे कौन से आयंस है, यहाँ पे सोडियम के पॉजिटिव आयंस है, ये आपके क्लोरीन के नेगेटिव आयंस है, ये पोटेशियम के हैं, आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का पार्ट है ना। तो जब आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस गड़बड़ा जाता है, ये बैलेंस बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, इसको इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस बोलते हैं। इस वजह से अगर डिहाइड्रेटेड है तो नर्व जो सिग्नल आया है वो सिग्नल ही बहुत स्लो आएगा या अच्छे से नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ से आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो मसल को कुछ वो दोगे ना सिग्नल, तो वो सिग्नल ही आपका बहुत स्लगिश होगा, बहुत स्लो होगा। पहले पॉइंट पे दिक्कत आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, सिग्नल के बाद हम क्या करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम रिलीज। वो सिग्नल आता है सार्कोलेमा से होते हुए हमारी वो सिग्नल पहुंचता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कैल्शियम रिलीज करता है, ठीक है ना, जो कैल्शियम रिलीज करता है। कैल्शियम क्या है आपका, अब आपका फ्लूइड बैलेंस खराब हो गया, आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया, तो कैल्शियम भी तो आपके उसी का पार्ट है, आपके इलेक्ट्रोलाइट का ही पार्ट है ना। तो जब वो
इम्पैक्ट हुए तो साथ में ये भी कैल्शियम भी इम्पैक्ट होगा। अब कैल्शियम इम्पैक्ट होगा तो जब कैल्शियम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो वो ढंग से ट्रोपोनिन को और ट्रोपोमाइसिन को अपनी जगह से दूर नहीं लेके जा पाएगा। अच्छे से आपकी एक्टिन साइट्स हैं जहाँ पे मायोसिन अटैच होगा, वो एक्टिन साइट्स अच्छे से एक्सपोज नहीं हो पाएंगी, तो वहाँ से भी आपको दिक्कत आएगी। तो पहले सिग्नल में दिक्कत आई, उसके बाद आपके यहाँ पे दिक्कत आ रही है ना। हाइड्रेशन, ऐसे हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारी एटीपी प्रोडक्शन भी स्लो होगी। एटीपी प्रोडक्शन कैसे स्लो होगी? अब हमारी बॉडी में फ्लूइड कम है। बंद करिए एक बार, एक पॉइंट भूल गया मैं। अब एटीपी प्रोडक्शन भी स्लो होगी। क्यों? क्योंकि आपकी एटीपी के लिए आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो चाहिए, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सप्लाई अच्छी चाहिए। अब डिहाइड्रेशन की वजह से आपका पहले ही ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी कम होगी, तो एटीपी भी अच्छे से जनरेट नहीं हो पाएगी। और मैंने आपको पहले भी इस वाली स्लाइड में दिखाया था कि अगर एटीपी अच्छे से जनरेट नहीं होगी तो हमें कितना दिक्कत आती है, कितनी फोर्स आउटपुट की दिक्कत आती है। हमारा यहाँ से मायोसिन अटैच होने के बाद डिटैच होना ही मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी। तो एटीपी भी कम हो गई। साथ ही साथ अब नेक्स्ट है थिक साइटोप्लाज्म। अब क्या है, हमारे जो मसल फाइबर है इसके हमारा एक्टिन मायोसिन है, इसके सराउंडिंग में हमारा साइटोप्लाज्म होता है, वो एक जेल टाइप स्ट्रक्चर होता है। अब अगर बॉडी में फ्लूइड कम है, बॉडी में क्या नाम है अपना फ्लूइड डिसबैलेंस हो गया है, पहले से कम हो गया है, तो वो जेल और थिकन हो जाएगा। वो जेल है और थिकन हो जाएगा और विस्कस हो जाएगा। तो जब हमारे एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो वो इनको और रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। रेजिस्टेंस ऑफर करेगा मतलब उनको अच्छे से स्लाइड होने से रोकेगा। अब वो अच्छे स्लाइड होने से रोकेगा तो हमारी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, हमारे पावर स्ट्रोक कम होंगे। तो वो भी तो हमारे इसको फोर्स जनरेशन को, फोर्स आउटपुट को इम्पैक्ट करेगा। और एक और फैक्टर इसका है हमारा कि स्लो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है हमारे पास, तो हमारी बॉडी क्या, हमारी किडनीज क्या करती हैं कि जो हमारे उनको वेस्ट निकालने से बाहर, जैसे यूरिया निकालना था, क्रिएटिनाइन निकालना था, वो उनको अच्छे से नहीं निकाल पाती है। और तो और इवन ऐसा भी होता है कि किडनी जो वाटर स्टोर करती थी वो और ज़्यादा, जितना ज़्यादा होता है वाटर स्टोर करने लगती है। और हम एक एंजाइम रिलीज होता है, कोई हार्मोन रिलीज होता है, मुझे उसका अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो रिलीज होता है, वो हमारी बॉडी को, हमारी किडनी को बोलता है कि जितना ज़्यादा पानी आप होल्ड करो, अपना उतना पानी आप होल्ड कर लो, और आपका जो यूरिन है उसको और कंसनट्रेटेड और डेंस जाने दो। तो तभी तो देखा होगा ना, जब आदमी डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसका जो यूरिन का कलर है वो बिल्कुल येलो हो जाता है, डार्क येलो हो जाता है। यही रीजन है वो भी कि कहीं ना कहीं कि आप डिहाइड्रेशन होने के बाद आपकी किडनी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, और वो सिर्फ पहले जो आपका पानी आता है वो उसी को, पानी को रोकती है और आपके यूरिन को डेंस करके बाहर निकालती है। तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आने वाली जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हमारे जो बचे हुए फैक्टर्स होंगे, हमारा मसल की लेंथ होगी, हमारा पीएच होगी, हमारी एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग कैपेसिटी होगी, हम उन सारे वीडियोस, उन सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे वीडियो देखना और बताना आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी विकास मान _23 पे जाके फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रेगुलर वीडियो डालता हूँ। थैंक यू।